नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत तो बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां पर प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दरभंगा से दे रहे हैं, जहां पर प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगी है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह तरीके से लगी हुई है। अगलगी की इस घटना में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बाद में मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों के सहारे आग पर काबू पाया गया। घटना बंगलागढ़ मोहल्ले की है। तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है कि आग की लपटें कितनी तेज हैं। चूंकि प्लास्टिक गोदाम था, जाहिर तौर पर आग काफी तेजी के साथ यहां पर फैल गया। हालांकि बाद में काफी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। दरभंगा की यह तस्वीरें आपके सामने। प्लास्टिक फैक्ट्री में दरअसल आग लगी और बहुत ही तेजी के साथ ये आग फैल गई और धू धू कर किस तरह से आग की लपटें यहां पर उठ रही हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। गनीमत यही रही कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है और काफी मशक्कत के बाद जब मौके पर बुलाया गया दमकल की टीम को, तो आम लोगों के साथ साथ दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस उठ रही लपटों को शांत करवाया, इस आग पर काबू पाया। जाहिर है थोड़ी भी देर हो जाती तो और भी नुकसान हो सकता था। हालांकि चूंकि प्लास्टिक की फैक्ट्री थी, नुकसान हुआ है, लेकिन जनहानि किसी तरह की नहीं हुई है। ये राहत की बात कही जा सकती है। और अब इस खबर को जरा समझिए कि प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग बताती है कि लापरवाही हुई है। सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा गया। रिहायशी इलाके में आखिर कैसे ये फैक्ट्री चल रही थी? प्लास्टिक फैक्ट्री को लेकर गंभीरता नहीं बरती जा रही थी। प्रशासन ने भी घोर लापरवाही बरती और जाहिर है इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर हो सकता था जिस तरीके से ये आग यहां पर लगी है। इस पर काबू पा लिया गया, ये अच्छी बात रही। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मॉब लिंचिंग की घटना से आज बिहार से हम क्या। सीतामढ़ी में 2 लोगों को पीट कर मार डाला गया। आरोप है कि ये दोनों रंगदारी मांगने आए थे, जिनकी गांव वालों ने पीट कर हत्या कर दी। खुले आसमान के नीचे ये दोनों मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं। मॉब लिंचिंग की एक घटना नेपाल से सटे सीतामढ़ी में हुई है। बताया जा रहा है कि सोनबरसा के मयूरवा गांव में ये दोनों हथियार लेकर होमगार्ड जवान उपेंद्र यादव से रंगदारी मांगने पहुंचे थे। रंगदारी का विरोध करने पर अपराधियों ने उपेंद्र यादव पर हथियार तान दिया। जब उपेंद्र ने शोर मचाया तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद इन दोनों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन ग्रामीणों के सामने इनकी एक न चली और ग्रामीणों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी, जिनकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। इस संबंध में अभी एफआईआर दर्ज किया गया है, गाँव वालों की तरफ से भी करवाया गया है और दोनों ही स्थानीय नवयुवक हैं। उनकी पहचान हो गई है और इसमें प्राथमिकी दर्ज करके और इसमें जो भी संलिप्त लोग हैं उनके पहचान के लिए कार्रवाई की जा रही है। मॉब लिंचिंग के शिकार इन दोनों युवकों की पहचान सोनबरसा थाने के ही सोनू कुमार और सूरज कुमार के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि ये दोनों अपराधी प्रवृत्ति के थे, लेकिन भीड़ का बेरहम चेहरा देखने के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि कब तक भीड़ आरोपियों को सजा देती रहेगी। कानून और प्रशासन भीड़ के सामने लाचार क्यों है? क्या कानून से लोगों का भरोसा उठ चुका है? न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। तो कई सारे सवाल हैं दरअसल जो इस तरह की घटनाओं के बाद उठते हैं। क्या प्रशासन और पुलिस आम जनता के सामने, लोगों के सामने नतमस्तक हो जाती है? आखिर कानून को लोग अपने हाथ में क्यों ले लेते हैं? इन सब के बीच ये समझना जरूरी है कि आखिर क्या होता है मॉब लिंचिंग। जी हां, मॉब का अर्थ है भीड़
और लिंचिंग का अर्थ होता है गैर कानूनी ढंग से जान लेना। मतलब भीड़ हाथ में कानून लेकर इंसाफ करती है। भीड़ में किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता है, जिससे ऐसी घटनाओं पर कार्यवाही नहीं हो पाती है। इस तरह की घटना समाज के लिए चिंताजनक है और दुखद पहलू यह है कि इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं और आज एक बार फिर से ये घटना सामने आई है। अब बात करते हैं झारखंड की खबर की। झारखंड में लगातार ऑपरेशन से नक्सलियों और उग्रवादियों की कमर टूट रही है। जिदन गुड़िया और पुनई उरांव को मार गिराने के बाद अब झारखंड पुलिस ने 10-10 लाख के 3 इनामी नक्सलियों समेत 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से हथियारों का जो जखीरा बरामद हुआ है वो होश उड़ाने वाला है। ये खतरनाक हथियार है जो नक्सलियों के पास से बरामद हुए हैं। हथियारों को देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर नक्सली कामयाब हो जाते तो कितनी तबाही मच सकती थी। लेकिन अब उनके मंसूबों पर पानी फिर चुका है। हथियारों का जखीरा बताने के लिए काफी है कि नक्सलियों की जड़ें कितनी गहरी बनी हुई थी। 2 इंसास राइफल, 2 SLR राइफल, 50 राउंड इंसास की गोली, 135 राउंड SLR की गोली, 1000 डेटोनेटर नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। ये सभी हथियार और विस्फोटक दुमका के काठीकुंड, शिकारीपाड़ा और मसलिया के जंगल में छिपा कर रखे गए थे। एक इंसास की गोली 50 राउंड, SLR की गोली 150 राउंड, डेटोनेटर 1000 और जिलेटिन स्टिक जो है एक्सप्लोसिव वो 5 मिले हैं, एक HP का लैपटॉप। दरअसल झारखंड पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। 6 गिरफ्तार नक्सलियों में 3 नक्सलियों पर 10-10 लाख का इनाम घोषित था। तीनों हार्डकोर नक्सली लंबे समय से पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे। गिरफ्तार हुए नक्सलियों की निशानदेही पर गिरिडीह और दुमका के जंगलों से AK-47 और 1000 डेटोनेटर समेत खतरनाक हथियार बरामद किए गए। 154 बटालियन के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर गिरिडीह जिला अंतर्गत 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 के ऊपर इनाम घोषित है 10-10 लाख रुपए का। इनके गिरफ्तारी के साथ साथ ही इनके पोजीशन से कुल 10 आर्म्स बरामद किए गए हैं, जिसमें से 3 आर्म्स गिरिडीह जिला में बरामद किया गया है एवं अन्य जो आर्म्स की बरामदगी हुई है वो गिरिडीह एवं दुमका पुलिस बल के सहयोग से दुमका में बरामद किया गया है। प्रशांत मांझी, सुधीर किस्कू और प्रभादी उर्फ सोरेन की तलाश पुलिस को लंबे अरसे से थी। गिरफ्तार हुए प्रशांत मांझी के खिलाफ 32 मामले दर्ज हैं। सुधीर किस्कू के खिलाफ 10 मामले दर्ज हैं और प्रभात सोरेन के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। इन तीनों नक्सलियों पर पुलिस टीम पर हमला, IED विस्फोट, चुनाव कार्य में बाधा पहुंचाना, हत्या, सरकारी भवनों को विस्फोट कर उड़ाने की साजिश के मामले दर्ज हैं। पाकुड़ के तत्कालीन SP अमरजीत बलिहार की हत्या समेत संथाल परगना के दुमका, पाकुड़ में लगभग सभी प्रमुख नक्सली कांडों में पकड़े गए सुधीर किस्कू का हाथ माना जाता है। जाहिर है झारखंड पुलिस के लिए 6 नक्सलियों का पकड़ा जाना बड़ी कामयाबी है। दुमका से पंचम झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दरअसल जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो कवायद रंग लाती हुई दिख रही है और यही वजह है कि ये हथियारों का जखीरा बरामद हो रहा है और इस तरह से नक्सली पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। अब इस खबर को जरा सा समझ लेते हैं। 21 दिसंबर को जिदन गुड़िया को पुलिस ने मार गिराया था। जोनल कमांडर जिदन गुड़िया पर 15 लाख का इनाम था। 22 दिसंबर को पुनई उरांव को पुलिस ने मार गिराया था। पुनई उरांव पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 6 दिन बाद 10-10 लाख के 3 इनामी नक्सली पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि झारखंड के 24 में से 23 जिले नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन बहुत हद तक उस पर अब काबू पाने की जो कोशिश की जा रही है उसमें सफलता मिलती हुई दिख रही है। चलिए बात करते हैं कैमूर के खबर की। कैमूर में एक युवक के हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। जमीन विवाद के बाद युवक सरेआम हथियार लेकर घूमता रहा और दूसरे
दूसरे पक्ष को धमकाता रहा। बाद में पुलिस ने हथियार लहराने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर पहले से ही हत्या, अपहरण, चोरी और आर्म्स एक्ट के तकरीबन 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। इस मामले में मोहनिया थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद आरोपी को पकड़ा गया। गिरफ्तार युवक का नाम संजय पासवान है और कुछ दिन पहले ही एक सरकारी कर्मचारी का उसने अपहरण किया था और जेल से छूटने के बाद जमीन विवाद में एक चौकीदार के परिवार को धमकी देने के साथ हथियार लहरा रहा था। और जो स्थानीय चौकीदार हैं उनसे झंझट हो रही थी। फिर चौकीदार के द्वारा इसकी सूचना थाने को भी दी गई थी। इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जो इस घटना में जो हथियार लहराते हुए दिखाए गए वो कुख्यात अपराधी है। इस पर लगभग 1 दर्जन से अधिक अपहरण, हत्या और आर्म्स एक्ट के केस में आरोपित और फरार है पहले से। तो वीडियो आपने भी देखा, साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से वो शख्स हथियार लहरा रहा है। अब खबर को जरा समझते हैं। क्राइम को लेकर बिहार पुलिस गंभीर और मुस्तैद नहीं है। फरार अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर था। फरार अपराधी खुलेआम हथियार लहराता है। बदमाशों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। इस तस्वीर को देखकर तो यही लगता है कुख्यात अपराधियों को लेकर भी पुलिस गंभीर नहीं है। दर्जन भर मामले दर्ज होने के बाद भी पुलिस बेपरवाह थी और यही वजह है कि इतना मनोबल अपराधियों का बढ़ जाता है। चलिए अब बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर अररिया से है, जहां दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको अररिया से दे रहे हैं, जहां पर दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मारी है। पवन केडिया जो व्यवसायी हैं, उन्हें गोली मारकर उनकी जान ले ली गई है। जनता मेडिकल हॉल के वो मालिक थे। पवन केडिया दरअसल फारबिसगंज के सदर रोड में उनकी दुकान थी, वहीं पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सतीश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे जानकारी। सतीश, पूरी जानकारी दें। जी सिकंदर, मैं बतला दूं कि फारबिसगंज के सदर रोड में ये दुकान है जनता मेडिकल। ये पवन केडिया अपनी दुकान को बंद करके अपने घर जा रहे थे, तो सदर रोड से थोड़ी दूर पर जो रेलवे ढाला है उसके समीप अज्ञात अपराधियों ने बाइक पर जो सवार थे 2 गोली मारी है। उसके बाद हत्या हुई है। फारबिसगंज शहर में अभी स्थिति यह है कि व्यवसायियों में पुलिस के प्रति काफी आक्रोश है। फिलहाल पुलिस मामले को शांत करने का प्रयास कर रही है, लेकिन सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। और व्यवसायियों में फारबिसगंज में जो लगातार जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, व्यवसायियों में खास तौर पर पुलिस को लेकर काफी आक्रोश है। जी सतीश, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो व्यवसायी खासे डरे हुए हैं और पुलिस के खिलाफ उनमें आक्रोश भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों को आज 2 बड़ी सौगात दी। इस मौके पर एक बार फिर उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर किसानों को समझाने की कोशिश की और सरकार की नीयत और नीति साफ होने का भरोसा दिलाया। दिल्ली मेट्रो के सफर में एक नई सुविधा जुड़ गई है। पीएम मोदी ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया। ये ड्राइवरलेस मेट्रो मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन के बीच चलेगी। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। ये रेल महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। मल्टी कमोडिटी ट्रेन सेवा में फूल गोभी, शिमला मिर्च, गोभी, ड्रम स्टिक, मिर्च, प्याज सरीखी सब्जियों के अलावा अंगूर, संतरा, अनार, केला और कस्टर्ड सेब फल ले जाए जा सकेंगे। इन दोनों कार्यक्रमों में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल हुए। ड्राइवरलेस मेट्रो और 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाने के मौके पर पीएम मोदी ने एक बार फिर कृषि कानून से नाराज किसानों को समझाने की कोशिश की। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार देश की व्यवस्थाओं का एकीकरण करने पर काम कर रही है। इसके तहत 1 नेशन 1 फास्ट टैग, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 पावर ग्रिड, 1 नेशन 1 हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर मार्केट की दिशा में काम हुआ।
सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है। नए कृषि सुधारों और इनाम जैसी व्यवस्थाओं से वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। साथियों, देश का हर छोटा बड़ा शहर 21वीं सदी के भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा सेंटर होने वाला है। बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली घेरे बैठे किसानों के आंदोलन को 33 दिन पूरे हो गए हैं। किसानों के वार्ता को तैयार होने के बाद सरकार ने 30 दिसंबर को 2 बजे बैठक बुलाने का फैसला किया है। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी लगातार कृषि कानून को लेकर किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साफ किया कि वो किसानों के साथ खड़े हैं, सरकार किसानों के साथ खड़ी है। नया कानून कहीं से भी किसानों का अहित नहीं करेगा, एक बार उन्हें समझने की जरूरत है। खैर, अभी हम बात करेंगे मिले हुए नए सौगात की, नए तोहफे की। अब आपको समझाते हैं और समझते भी हैं कि क्या होती है ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ड्राइवरलेस मेट्रो बिना चालक की होगी। मेट्रो ट्रेन पूरी तरह स्वचालित होगी, मानवीय हस्तक्षेप की न्यूनतम आवश्यकता होगी। इससे मानवीय गलतियों के कारण परिचालन प्रभावित होने की आशंका खत्म हो जाएगी, मैनुअल गलती की संभावना खत्म होगी। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन में ड्राइवर केबिन नहीं होगा तो पैसेंजर्स के लिए थोड़ी ज्यादा जगह होगी। तो ये नई सौगात, हाईटेक सौगात आज मिली है देशवासियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज एक विधायक को अपने ही इलाके में पानी पानी होना पड़ा। पटना के कुम्हरार से विधायक अरुण सिन्हा को जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी। अरुण सिन्हा एक कार्यक्रम में दरअसल यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां पर कुछ लोग पहुंच गए और विधायक से शिकायतों की झड़ी लगा दी। इनमें महिलाओं की अच्छी खासी संख्या थी। महिलाओं ने विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई और विधायक मजबूर होकर सुनते रहे। दुख दर्द समझिए, इलेक्शन के पहले जब कह रहे हैं कि चलेंगे, जिताने के पहले। हाँ, हम आपसे कभी। और अब इस खबर को समझिए। महिलाओं को पीएम मोदी पर भरोसा है। महिलाएं साफ कह रही हैं कि उन्होंने पीएम मोदी के नाम पर वोट किया है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। लोगों को मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार से खासी उम्मीदें हैं। विधायक के सामने खुलकर बात करना स्वस्थ लोकतंत्र को दर्शाता है और कुछ यही तस्वीर यहां पर देखने को मिली। अब बात बिहार के सियासत की। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि नीतीश कुमार महागठबंधन में आना चाहें तो उनका स्वागत है। नीतीश कुमार जी के बारे में ये बोला कि अगर उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो काम नहीं कर पा रहे हैं और महागठबंधन में पहले भी वो रह चुके हैं, तो हमको लगता है कि अगर उनका मन बने कि महागठबंधन में आने का, अगर सेकुलर मिजाज उनका पहले से भी रहा, अगर सेकुलरिज्म पे विश्वास रखते हैं, तो हम लोग कांग्रेस में बात करके अगर उनके आने की इच्छा होगी तो हम लोग राहुल गांधी जी से बात करेंगे और आदरणीय लालू प्रसाद जी से भी बात करेंगे कि अगर आना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन हम लोग सबको, सभी धर्म को लेके और विकास के लिए बिहार के साथ लेके चलेंगे। तो कांग्रेस पार्टी बाहें खोलकर स्वागत को तैयार है नीतीश कुमार की। लेकिन इस खबर को जरा समझिए। महागठबंधन बिहार चुनाव में मिली हार को पचा नहीं पा रहा है। दूसरे के कंधों के सहारे महागठबंधन सत्ता पर काबिज होने की मंशा रखता है। कुछ दिनों पहले शिवानंद तिवारी ने भी नीतीश कुमार को ऑफर दिया था। शिवानंद के बाद अब अजीत शर्मा ने ऑफर दिया है। तेजस्वी और पहले ही कह चुके हैं कि मौजूदा सरकार की भविष्यवाणी वो कर चुके हैं। जाहिर तौर पर उनकी लगातार ये कोशिश है कि किस तरीके से नीतीश को अपने साथ मिलाया जाए और जो सरकार चल रही है उसे गिराया जा सके, झटका दिया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए साल से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश चले गए, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार से बाहर हैं, जिसको लेकर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने इन लोगों को प्रवासी नेता बताकर कटाक्ष किया है। कांग्रेस के युवराज देश से गायब है।
आरजेडी के युवराज बिहार से गायब हैं और लोजपा के चिराग का चुनाव के बाद से कोई अता पता नहीं। अब एनडीए के नेता सवाल पूछ रहे हैं, कहां है तेजस्वी यादव? चिराग की कोई खबर है क्या? जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को प्रवासी नेता बताते हुए कहा कि दोनों सिर्फ चुनावी फसल काटने आते हैं और फिर सैर सपाटे पर निकल पड़ते हैं। जबकि बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने दोनों को पार्ट टाइम नेता बता डाला। ये लोग जब चुनाव आता है, ये लोग प्रवासी लोग हैं, जितने भी राजकुमार लोग हैं, इनका पिता का जो फसल रोपता है ना खेत में, तो फसल काटने के समय लोग आते हैं। ये लोग आते हैं चुनाव में और फिर बाहर निकल जाते हैं ऐश मौज करने के लिए। आप देखें, राहुल गांधी की राह पर जो नेता निकल पड़े हैं, तेजस्वी यादव जैसे, ये लोग लग्जरी समझते हैं पॉलिटिक्स को। इनका पॉलिटिकल कोई कमिटमेंट है नहीं, ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। एनडीए नेताओं के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने पलटवार किया। तेजस्वी जी की 25 तक अलग जगह के गए किसान का, वहीं थे, कोई जवाब नहीं है। मुझे ताज्जुब इस बात का होता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती व्यवस्था के बारे में, अवस्थिति के बारे में सत्ता प्रतिष्ठान से कोई सवाल नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव इतने एक्टिव थे जैसे कल ही वो बिहार की तकदीर बदल देंगे। बिहार में इंडस्ट्रीज का जाल बिछा देंगे और एक दिन में 10 लाख युवाओं को नौकरी देकर बिहार को बेरोजगार मुक्त बना देंगे। लेकिन चुनाव खत्म, बात हजम। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान इतनी बार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जिक्र किया जैसे कि वो बिहार को फर्स्ट बनाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन चुनाव के बाद से चिराग पासवान बिहार से गायब हैं और अब तेजस्वी भी निकल लिए। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। लोकसभा चुनाव के बाद भी तेजस्वी यादव ऐसे ही गायब हुए थे। सवाल है कि क्या सच में राजनीति के इन युवराजों के लिए राजनीति पार्ट टाइम जॉब है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब जरा इस खबर को समझिए। चुनाव बाद जनता के बीच से गायब हो जाना अवसरवादी सियासत को दिखाता है। चिराग और तेजस्वी दोनों विरासत की राजनीति कर रहे हैं। संघर्ष के बदले उन्हें विरासत पर ज्यादा भरोसा है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, लिहाजा उनका रहना जरूरी है। भारत बंद का आह्वान कर तेजस्वी खुद गायब हो गए थे। बड़े बड़े मौकों पर तेजस्वी जनता के बीच नजर नहीं आते हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग भी गायब हैं। इसीलिए जाहिर है अब एनडीए के नेता हमलावर हैं। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।